दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं 27 मई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए समय जाया न करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पर और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सूर्य प्रभामंडल क्या है। कितने लोग जानते हैं दोस्तों सूर्य प्रभामंडल के बारे में? कौन कौन है जो इस बारे में जानता है कि सूर्य प्रभामंडल क्या होता है? जनरली क्या होता है कि हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सूर्य प्रभामंडल क्या आता है ये आपको बताना। अभी दोस्तों हाल ही में क्या बताया, अभी कल ही जो है बीता है ब्लू मून, आपको बढ़ाया गया था ना ब्लू मून के बारे में कि चंद्रमा कैसे लाल हो जाता, तो ब्लू मून था दोस्तों, कल चंद्र ग्रहण की घटना हुई थी और आज जो है 27 तारीख है। और ये जल्दी से बता दीजिए कि ये सूर्य प्रभामंडल क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है, सूर्य से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती हैं, सूर्य की सतह पर उठ रहे सौर तूफान होते हैं जिसे आप सौर तूफान बोलते हैं, उसके ऊपर जो बड़ी बड़ी लपटें उठती हैं आगे की। अगला लिख रहा है सूर्य के चारों ओर कोई इंद्रधनुष होता है, या फिर सूर्य की सतह पर जो काले धब्बे पाए जाते हैं जिन्हें सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। ये सौर धब्बे वो जगह होते हैं जहां पर सूर्य का टेंपरेचर सबसे कम होता है। और कम में कितना दोस्तों? तो याद रखिए 6000 डिग्री सेल्सियस तक यहां पे टेंपरेचर होता है जो धब्बे होते हैं उस जगह पर, ठीक है। बाहर की वाली जगह छोड़ दो, वहां तो बहुत ज्यादा टेंपरेचर होते हैं, माना जाता है इन धब्बों पे सबसे मिनिमम टेंपरेचर पाया जाता है। तो जल्दी से बताइए मुझे कि यहां पर जो पूछ रहा है आपसे सूर्य प्रभामंडल क्या होता है, तो क्या बताएंगे? सूर्य प्रभामंडल का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य के चारों तरफ एक इंद्रधनुष का पाया जाना। सूर्य के चारों तरफ एक इंद्रधनुष का पाया जाना। आप कहोगे सर ये प्रश्न आ कहां से गया? तो याद रखिए दोस्तों यह घटना है बेंगलोर की, और बेंगलोर में एक जो है दृश्य देखा गया, बहुत ही मनोरम दृश्य था। और उस दृश्य में क्या था? सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, क्या बना था? एक वलय बना था, और वो वलय क्या था? इंद्रधनुष के जैसे था। वैसे तो आप जानते हैं कि इंद्रधनुष कब बनता है? जब कभी धूप भी हो और बरसात भी हो तो दोनों एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करके इस तरह की चीजें बनती हैं, लेकिन यहां पर ऐसी आकृति देखने को मिली। आप देख रहे होंगे इमेज में दोस्तों यहां पर कि ये सूर्य है और इसके चारों तरफ दोस्तों इस तरह का एक बेहतरीन नजारा देखने को मिला। ये नजारा देखने को मिला बेंगलोर में, इसलिए प्रश्न आपके सामने आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ और जान लेते हैं। याद रखिए सूर्य से जो इसकी डिग्री होती है, दूरी होती है, याद रखिए 22 डिग्री के आसपास की चीजें होती हैं जब ये बनता है। और इंद्रधनुष बनता कब है? तो याद रखिए ये किस कारण बनता है? तो याद रखिए प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है ना, ये उस वजह से बनता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से बनता है। अच्छा एक प्रश्न और आपसे परीक्षा में पूछता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग पाए जाते हैं, 7 रंगों का क्रम क्या होता है वो बता दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था विबग्योर के बारे में। किसके बारे में? विबग्योर के बारे में, ठीक है। ये रंगों का क्रम होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो याद रखिएगा ये रंगों का क्या होता है? क्रम होता है, इसीलिए ये चर्चा में आया था। एक चीज और याद रखिए, सूर्य प्रभामंडल जो आपसे पूछ रहा है, इसके अलावा चंद्र प्रभामंडल भी होता है। कभी अगर इस तरह की घटना चंद्रमा के साथ हो जाए तो उसे चंद्र प्रभामंडल कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें दोस्तों आप यहां याद रखेगा, इससे ज्यादा आपको यहां पर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है और ना ही आपसे कुछ ऐसा पूछ रहा है। चलिए एक बार डिटेल देख लेते हैं इसका। कर हाल ही में बेंगलोर में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली घटना, सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुष के समान रचना का निर्माण देखने को मिला, ठीक है। सूर्य के चारों ओर इस वृत्ताकार इंद्रधनुष को सूर्य प्रभामंडल के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में प्रभामंडल क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाला प्रभामंडल एक 22 डिग्री का क्या होता है? वलय होता है। एक 22 डिग्री का क्या होता है? एक सर्कल होता है जो कि श्वेत प्रकाश किरणों के ऊपरी स्तर के पक्षाभ मेघ, कौन सा मेघ? याद रखें पक्षाभ मेघ। मेघों के प्रकार होते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, वहां पर आप पक्षाभ मेघ के बारे में जानते होंगे। तो इन मेघों की उपस्थिति में बर्फ के क्रिस्टलों के ऊपर से प्रकाश गुजरने के कारण इसका निर्माण होता है। एक्चुअल में देखेंगे दोस्तों तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, जिस तरह की घटना सूर्य पर होती है उसी तरह की घटना चंद्रमा पर भी हो सकती है, तब उसे चंद्रमा का प्रभामंडल का नाम दिया जाएगा। ये अगला प्रश्न पढ़िए दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही शानदार सा प्रश्न, ठीक है। इमेज देख लीजिए दोस्तों, बड़े बेहतरीन व्यक्ति हैं, जल्दी से इनके बारे में आप बता दीजिए दोस्तों। अभी मैं इनके बारे में जब आपको बताऊंगा तो आपको सुन करके बड़ी हैरानी होगी, ठीक है। पहली बात तो याद रखिए
ये भाई साहब कहां के रहने वाले हैं? तो याद रखिए महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और महाराष्ट्र के देखिए बहुत पुराने नहीं, 1985 कैडर के क्या हैं, ये आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, 1985 कैडर के ये आईपीएस ऑफिसर हैं। हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो याद रखिए दोस्तों, इनको बनाया गया सीबीआई का महानिदेशक और इनका नाम है क्या? सुबोध कुमार जायसवाल। ऐसे ही इनको नहीं चुना गया, याद रखिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति में बहुत बड़े बड़े लोग थे। उस समिति में कौन कौन था? प्रधानमंत्री स्वयं भी थे। आपने रमन्ना जी का नाम सुना होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। आपने जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता का नाम सुना होगा। ठीक है, ये सभी लोग जितने बड़े बड़े लोगों की पैनल बनी थी और उस पैनल की तरफ से कुल 109 अधिकारियों को चुना गया था। ठीक है, उनमें एक इनको भी चुना गया था, सुबोध कुमार जायसवाल जी को, और इनको बनाया गया सीबीआई का नया महानिदेशक। ठीक है, तो एक तो आप ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या याद रखना है? तो इन्होंने बहुत सारी जगह पर दोस्तों अब तक काम किया, बहुत सारी जगह पर। जैसे तो याद रखें दोस्तों, ये थोड़े दिनों पहले ये सीआईएसएफ में भी क्या थे? हेड थे। किसमें? सीआईएसएफ में भी हेड थे। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा मुंबई पुलिस में। ठीक है, तो याद रखेगा मुंबई पुलिस में क्या थे दोस्तों? तो याद रखेगा महाराष्ट्र के डीजीपी थे। क्या थे? डीजीपी थे। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये क्या थे? सीआईएसएफ में थे। ये महाराष्ट्र के क्या थे? डीजीपी थे। ये और क्या रह चुके हैं? आपने एटीएस का नाम सुना होगा। ठीक है, एटीएस का नाम सुना होगा। ये एटीएस की स्पेशल टीम में भी काम कर चुके हैं। एटीएस मतलब ये आतंकवाद विरोधी दस्ता होता है। ठीक है, तो याद रखिए ये उस टीम के साथ भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने एसपीजी का नाम सुना होगा। एसपीजी का नाम सुना है? एसपीजी माने होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, तो ये एसपीजी के साथ भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो है रॉ के साथ भी काम कर चुके हैं। आप समझो कितना ज्यादा इनको एक्सपीरियंस होगा। रॉ के साथ भी काम कर चुके हैं और अब इनको बनाया गया है सीबीआई का महानिदेशक। इसके पहले दोस्तों हमारे देश में एक घोटाला हुआ था, 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसको स्टाम्प घोटाले के नाम से जाना जाता है। उस स्टाम्प घोटाले में दोस्तों ये सबसे मुख्य मेंबर थे। उस स्टाम्प घोटाले में क्या थे? ये सबसे मुख्य मेंबर थे। और उस घोटाले को एक और नाम से जाना जाता है, अब्दुल करीम तेलगी के नाम से। क्या? अब्दुल करीम तेलगी घोटाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब्दुल करीम तेलगी घोटाला। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों इस घोटाले से भी ये संबंधित है, घोटाले से नहीं संबंधित है। इस घोटाले की जांच करने के लिए जो प्रमुख अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई थी दोस्तों, उसमें इनकी नियुक्ति हुई थी। इसके अलावा आपने महाराष्ट्र में एक जगह सुना होगा मालेगांव का। ठीक है, मालेगांव में एक विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट के बाद जो जांच कमेटी बनी थी उसमें भी दोस्तों इनको क्या चुना गया था? हेड चुना गया था। इसके अलावा दोस्तों इनको राष्ट्रपति की तरफ से जो है बेस्ट पुलिस का अवार्ड भी मिल चुका है। तो यह भी याद रखेगा 2009 में। ठीक है, तो बहुत ही शानदार पर्सनालिटी हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया गया ये सीबीआई के महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति करके। ठीक है, तो याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहां त्रिपुरारी शरण जी का जो नाम दे रहा दोस्तों, ये अभी लास्ट टाइम आपने सुना होगा बिहार में ये सचिव के पद पर थे, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है कि आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का क्या बनाया गया? इनको हेड बनाया गया, महानिदेशक बनाया गया। बाकी की चीजें मैंने आपको बताई दिया, आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। देखिए तब जाकर के आप इन चीजों को पढ़ा करिए। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट बातें रहती है वो पढ़ाई के दौरान क्या क्या आपको याद रखना, वो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूं। उसके अलावा भी आपको पीडीएफ में बहुत सारा मटेरियल दे दिया जाता है ताकि आप अधिकतम जानिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप 90% पढ़ेंगे तो उसमें 70% याद रहेगा, जब आप पहले से 70% पढ़ेंगे तो आपको 40% याद रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा मैटर दिया जाता है ताकि चीजें बनी रहे। फिर भी एक बार रीड कर ही लेते हैं। कह रहा सीबीआई निदेशक के पद के लिए चुने गए 3 लोगों में ये सबसे क्या थे? सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। के.आर. चंद्रा और वी.एस. कौमुदी के साथ जायसवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली उच्चाधिकारी प्राप्त समिति द्वारा शीर्ष पद के लिए 109 अधिकारियों में से चुना गया था। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जी, ठीक है, विपक्ष के नेता लोकसभा में, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जी, ये लोग क्या थे? इस कमेटी के मेंबर थे और तब जाकर के इनका चुनाव हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा कि 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के ये आईपीएस अधिकारी थे। इसके पहले दोस्तों ये सीआईएसएफ में भी थे, पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के डीजीपी पद पर भी रह चुके हैं, मुंबई पुलिस आयुक्त भी नियुक्त किए गए थे, एटीएस के साथ काम भी किए थे, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ भी काम किए थे, एसपीजी के साथ भी काम किए थे, रॉ विंग के साथ भी काम किए थे, और इसके अलावा फर्जी स्टाम्प पेपर का जो घोटाला था, कितने का, 20,000 करोड़ रुपए का, जिसे एक नाम दिया जाता है अब्दुल करीम तेलगी घोटाला, उसमें जो है इन्होंने पर्दाफाश किया था। तो इसे भी आप याद रखेगा। इसके अलावा भागिए मत अभी और सुनिए, ठीक है, इसके अलावा 2009 में इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, ठीक है, यह भी याद रखे। और मालेगांव विस्फोट जो हुआ था उसमें जो टीम बनी थी जांच कमेटी, ये उसमें भी एक सदस्य के रूप में थे, तो इसे भी आप याद रखेगा। अगर बात किया जाए दोस्तों सीबीआई का, केंद्रीय जांच ब्यूरो का, ठीक है, तो ये नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी क्या है, बेहतर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। यह प्रश्न दोस्तों मैंने ऐसे ही कवर कर लिया क्योंकि जनरली क्या होता है, कभी कभी आपके परीक्षा में अगर कोई बड़ी नियुक्ति होती है तो वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या प्रश्न दे रहा है कि हाल ही में कोलिनेट माकोसो कहां के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये कहां के प्रधानमंत्री चुने गए, आपके सामने 4 देश का नाम है, उरुग्वे, नाइजीरिया, कांगो या फिर नैरोबी, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, नैरोबी कोई देश तो है नहीं यार, नैरोबी तो केन्या की राजधानी है। क्यों बताइए, नैरोबी क्या है, तो केन्या की राजधानी है, ठीक है। तो ये तो जिसको पता होगा उसको तो जान ही जाएगा कि नहीं ये तो गलत उत्तर है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर है वो है कांगो गणराज्य। कांगो को दोस्तों क्या बोला जाता है, कांगो गणराज्य कहा जाता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा दोस्तों कि कांगो में क्या हुआ था, एक ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ था, ठीक है, जहां पर ज्वालामुखी का लावा शहर तक पहुंच गया था। खैर यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, करा कि हाल ही में कोलिनेट माकोसो प्रधानमंत्री चुने गए, पीएम है, प्रधानमंत्री चुने गए, और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो डेविड है। कौन है, डेविड, ठीक है। पूरा नाम मैं याद नहीं रखता, मैं शॉर्टकट याद रखता हूं, मैं इनका नाम भी माकोसो याद रखा हूं, ठीक है, डेविड माकोसो, एक साथ याद रखिए, ऐसे याद करिए तब आपको याद होगा, डेविड कांगो, डेविड माकोसो, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों मैं याद रखता हूं ताकि जो है मैक्सिमम डेटा आपका क्या हो जाए, कवर हो जाए। चलिए देखते हैं एक बार, करेक्ट, कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेविड, डेविड या डेनिस है, ठीक है। तो ऐसे करके बनाइए, डेनिश सौसो गुन्निये से, ठीक है। इन्होंने कोलिनेट माकोसो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके पहले माकोसो वहां पर शिक्षा मंत्री थे। अच्छा, हमारे देश में दोस्तों शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप जानते होंगे कौन है, निशंक जी, ठीक है। निशंक जी हमारे देश में शिक्षा मंत्री हैं। पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था अब उसे शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया, ठीक है। पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। बाकी लिख रहा है कि अच्छा इतनी चीजें याद रखिए, बाकी कांगो की राजधानी कहां पर है, तो ब्रेजाविल इसकी राजधानी है, और कांगो की मुद्रा का नाम है कांगोली फ्रैंक, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। पहला लिख रहा है कि भारत वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में 10% कम एफडीआई का प्रवाह दर्ज किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरा चांस है कि इस प्रश्न से आपके परीक्षा में प्रश्न 110% पूछा जाएगा। आज आप नोट कर लो, अगर इस सवाल से प्रश्न ना आया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। मैं लिख के बता रहा हूं, यहां से प्रश्न आना ही आना है। क्यों आना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है भारत जो वित्त वर्ष 2020 बीता है इसकी तुलना में 21 में 10% कम एफडीआई का प्रवाह हुआ है। आप बताइए सत्य है या असत्य है। अगला लिख रहा है सिंगापुर कुल निवेश का 29% के साथ सर्वाधिक निवेश करने वाला क्या है, यह देश है, ठीक है। अगला लिख रहा है वित्त वर्ष 2021 में गुजरात लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है। आपको बताना दोस्तों यहां पर सही क्या है और गलत क्या है, सोचिए समझिए और इत्मीनान से इसका उत्तर दीजिए। चलिए आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला जो पॉइंट दे रहा है कि भारत वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में 10% कम एफडीआई प्राप्त किया दोस्तों, तो ये यहां पर गलत लिख रहा है। याद रखिए पिछले वर्ष से 10% कम का एफडीआई नहीं पाया गया है, 10% ज्यादा का एफडीआई मिला है। कितना, याद रखिए 10% ज्यादा का एफडीआई मिला है, कम का नहीं मिला है, ठीक है। पिछले बार की तुलना करेंगे इस बार से तो इस बार एफडीआई क्या है, 10% की वृद्धि हुई है, कमी नहीं है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है सिंगापुर कुल निवेश का 29% के साथ सर्वाधिक निवेश करने वाला देश है। बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिए अगर निवेश की बात करेंगे तो याद रखिएगा निवेश में पहला स्थान है सिंगापुर का, ठीक है, पहला स्थान है सिंगापुर का। दूसरा स्थान है दोस्तों किसका, यूएसए का, अमेरिका का, और तीसरा स्थान है आपका मॉरिशस का। किसका है, मॉरिशस का है, ठीक है, मॉरिशस का, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों याद रखेगा।
ठीक है। तीसरा आपका मॉरिशस का। ये 3 स्थान जो देशों के उसको याद रखेगा। बाकी अगर गुजरात की ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021 में गुजरात लगातार तीसरे वर्ष क्या बना, शीर्ष प्राप्तकर्ता वाला क्या बना है, राज्य बना है। तो यहां बताना चाहूंगा दोस्तों, ये तीसरे साल नहीं है, ये लगातार चौथे वर्ष जो दोस्तों याद रखेगा, चौथे वर्ष प्राप्तकर्ता राज्य रहा है। ठीक है। इसके बाद किसका स्थान आता है दोस्तों, इसके बाद जाके स्थान आता है महाराष्ट्र का। किसका स्थान आता है, महाराष्ट्र का स्थान आता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र के बाद किसका आता है, अच्छा यहां भी लिख दूं, क्या जगह नहीं है तो मैं क्या करूं। ठीक है, चलिए इधर नोट कर देता हूं। ठीक है, ऐसे नोट कर देता हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक आपका तीसरे स्थान पे। ठीक है, ये महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और गुजरात आपका क्या है यहां पर पहले स्थान पे। ठीक है, अगर देशों की बात करेंगे कि किसने सबसे ज्यादा निवेश किया, तो याद रखिए सिंगापुर ने सबसे ज्यादा निवेश किया, दूसरे नंबर पे अमेरिका ने किया, तीसरे नंबर पे मॉरिशस ने किया। ठीक है, राज्यों की बात करेंगे कि कहां सबसे ज्यादा निवेश हुआ, तो लगातार चौथे वर्ष गुजरात में सबसे ज्यादा निवेश हुआ, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में निवेश हुआ और तीसरे नंबर पे कर्नाटक में निवेश हुआ है। एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है यहां पर कि यह निवेश दोस्तों किस क्षेत्र में हुआ है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा निवेश हुआ है किस क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र वाइज अगर आप देखेंगे तो ठीक है, सबसे ज्यादा निवेश हुआ कंप्यूटर के क्षेत्र में, दूसरे नंबर पे निवेश हुआ विनिर्माण के क्षेत्र में और तीसरे नंबर पे निवेश हुआ है याद रखेगा सर्विस सेक्टर में। किसमें, तो याद रखेगा सर्विस यानी सेवा क्षेत्र में। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे निवेश है। अगर आप सेक्टर वाइज बात करेंगे तो आप बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब डेटा आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसको आपको याद रखना चाहिए। नहीं याद रखेंगे तो नुकसान आपका है, प्रॉब्लम आपको होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बाकी इसको भी याद रखेगा कि कम नहीं है दोस्तों, ये ज्यादा है। क्यों, क्योंकि पिछले साल जो था वो मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, लेकिन 74 जो है डॉलर के आसपास था। डॉलर मतलब ये 74 यूएस डॉलर में है, बिलियन में है। ठीक है, 74 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, याद रखेगा। अब कितना हो गया है, तो अब 10% की वृद्धि हो गई है और ये पहुंच चुका है 8.72 करके कुछ है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा पहुंच चुका है। ठीक है, ये बिलियन में है और यूएस डॉलर में। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अच्छा यहां पे पूछा क्या है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा और 2 का तो यार ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन बना लो खुद से। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितना डेटा मैं बताया हूं दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार देख भी लीजिए आप इसके बारे में। सारी चीजें वैसे मैंने आपको बता दिया, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से डाउनलोड करके इत्मीनान से पढ़िएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया। एक्स्ट्रा यही दिया देखिए, जिसके बारे में बताना भूल गया, केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों, तो पीयूष गोयल जी हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो ये आप याद रखेगा, इसको मैं नहीं बता पाया था, इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बनने वाली राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का संबंध किसने है, किससे है। ठीक है दोस्तों, एक नेशनल मिशन बनाया जा रहा है। यह नेशनल मिशन किससे रिलेटेड बनाया जा रहा है, यह आपको बताना है। बायोमास के उपयोग के लिए, बायोमास के उपयोग के लिए, सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए, महामारी की त्वरित जांच करने के लिए या फिर वैश्विक तापन को कम करने के लिए, किस कार्य के लिए दोस्तों यह राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों याद रखेगा, राष्ट्रीय मिशन की स्थापना यह की जा रही है बायोमास के उपयोग के लिए। ठीक है, बायोमास के उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन का गठन किया जा रहा है और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा दोस्तों, तो देखिए बायोमास से होता क्या है कि कैसे वायुमंडल जो है कम से कम दूषित हो, कम से कम प्रदूषित हो, इसके लिए दोस्तों यहां पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो इसको आधार मान करके यह काम किया जा रहा है। और हमारे देश में जितने भी कोयला संयंत्र हैं, कैसे उस पर जो है रोक लगाया जाए, ताकि आपको ही पता है कि इस कोयला संयंत्र से बहुत ज्यादा जो है प्रदूषण होता है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों उसके उपयोग पर थोड़ा सा कमी लगाया जाए। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहां से इस तरह के कार्य होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार खेतों में आग लगा दिया जाता है, काटने के बाद, फसल काटने के बाद जो उसकी परती बचती है उसमें आग लगा दिया जाता है, उससे बहुत ज्यादा पर्यावरण दूषित होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए इस तरह का एक राष्ट्रीय मिशन बनाए जाने का प्लान किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा एंटिक टाइम का प्रश्न है और यहां पर ऑप्शन कुछ ऐसे हैं ना कि ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन के आधार पर सोचेंगे कि यार कोविड जैसी महामारी आई है
हो सकता हो इसी के लिए क्या हो रहा हो, कोई जो है इस तरह का राष्ट्रीय मिशन बन रहा हो, कुछ ऐसा सोचेंगे, कुछ वैश्विक तापन सोचेंगे, कुछ सौर ऊर्जा के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप समझिए यहां पर उत्तर बायोमास के उपयोग के लिए। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की घोषणा किया है। खेतों में प्रति जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है। और एक्चुअली में इसमें होगा क्या, तो लिख रहा है यह मिशन तापीय ऊर्जा उत्पाद के कार्बन फुटप्रिंट्स को क्या करेगा, कम करेगा। क्योंकि जब तक ये कार्बन फुटप्रिंट्स कम नहीं होंगे, कार्बन फुटप्रिंट मतलब क्या होता है, कार्बन का उत्सर्जन जब तक कम नहीं होगा तब तक जो है इस पर जो है काबू नहीं पाया जा सकता है। यह देश भर में ऊर्जा परिवर्तन में भी मदद करेगा और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्या करेगा, स्थापित करेगा। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जिससे हमारा वायुमंडल दूषित न हो। ठीक है, थर्मल पावर प्लांटों से उच्च कार्बन न्यूट्रल बिजली उत्पादन प्राप्त करने के लिए को फायरिंग स्तर को वर्तमान 5% से बढ़ाकर उच्च स्तर तक किया जाएगा। अच्छा, ये सारा काम क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि कैसे करके हम क्या करें, वायुमंडल को दूषित होने से बचाएं। ठीक है, इसीलिए कुल मिला जुला करके काम किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। ठीक है, यहां पर किसके द्वारा किया गया ये सिर्फ आपको बताना है, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा या डॉक्टर टेड्रोस के द्वारा, अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा या फिर जो है एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया और इसमें जो अध्यक्षता किया है वो किन्होंने किया है, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप देख रहे होंगे इमेज में, ये कौन है, हर्षवर्धन जी। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहां पर क्या किया है, अध्यक्षता किया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कौन है दोस्तों, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। क्या है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखेगा नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन और इन्होंने क्या किया, अध्यक्षता किया है 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात किया जाए टेड्रोस का, तो टेड्रोस भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। टेड्रोस कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा आपने WHO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये उसके हेड हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी यहां पर दोस्तों निर्णय क्या लिया गया, तो बहुत सारी चीजों पर यहां बातचीत किया गया। यहां पर दोस्तों शुगर के ऊपर, यानी जो मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारा बातचीत हुआ। आइए देखते हैं क्या है। लिख रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार कार्यकारी बोर्ड ने आगे के प्रयासों के लिए कहा है कि कोवैक्स सुविधा के तहत कोविड-19 टीकों को निष्पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। बोर्ड ने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को कोविड-19 महामारी के लिए मानसिक स्वास्थ्य तैयारियों और प्रतिक्रिया पर रिपोर्ट पर विचार करने की सिफारिश भी किया है। कुल मिलाजुला के है क्या, इस समय इस तरह की जितनी भी मीटिंग हो रही है वो इस आधार को मान के हो रही है कि दोबारा कभी इस तरह की महामारी आए तो हम उसकी चपेट में इस कदर ना आ जाएं कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था भंग हो जाए। कल वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड में इस तरह का राडार बनाया जा रहा है, वो खाली इसलिए बन रहा है कि इस तरह की बीमारियों का समय से पहले पता लगाया जा सके। आज भी अभी आप देखेंगे आगे एक क्वेश्चन और है इसी संबंधित, ठीक है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि बीमारियों का पहले पता लगाने के लिए वहां पर जो है कैसे कैसे तैयारियां की जा रही हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल ये तो केवल एक स्वास्थ्य मीटिंग थी जिसमें जो है कैसे स्वास्थ्य पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो कोविड-19 की चपेट में उनको बचाने का प्रयास किया जाए, तो इसी के बारे में सब कुछ था। इसके अलावा जो अन्य रोग होते हैं उन पर भी यहां पर चर्चा की गई। ठीक है, इसको भी याद रखेगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला लिख रहा है हाल ही में इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले वाला जो दोस्तों हम लोगों ने पढ़े, क्या पढ़ा हम लोगों ने, डेविस, हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से याद रखें, डेविड डेविस, परेशान मत होइए यार, मैं तो ऐसे ही करता हूं। ठीक है, डेविड डेविस, ठीक है, और माकोआ, ठीक है, माकोआ, ठीक है, तो याद रखिएगा वहां के थे। लेकिन ये भाई साहब माकोआ कौन थे, याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। ठीक है, और ये कौन है दोस्तों, ये राष्ट्रपति वहां के। ठीक है, ये वहां के राष्ट्रपति हैं। और अगर आज आप बात करेंगे इक्वेडोर की, तो याद रखेगा इक्वेडोर जो दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिकी देश है, जबकि कांगो क्या था दोस्तों, ये अफ्रीकी देश था। ये क्या है, ये अफ्रीकी देश है। और इक्वेडोर क्या है, ये
दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वेडोर, ठीक है। कह रहा इक्वेडोर में नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, क्योंकि ये जो नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है 14 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अश्वेत क्या किया गया और राष्ट्रपति नियुक्त किया गया हो। तो जोस सेरानो, गिलर्मो लासो, फ्रेडी एहलर्स और कैमिलो पोन्स। तो यहां याद रखेगा गिलर्मो लासो जो है दोस्तों, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। और इनको जो है बनाया गया है राष्ट्रपति इक्वेडोर का, ठीक है। तो देखिए लिख रहा है कि पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। 14 वर्षों में पहले दक्षिणपंथी राइट विंग जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान शब्दों में दिया है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में नासा ने एक नई अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी की स्थापना करेगा जो संबंधित है। नासा दोस्तों ये जो स्थापित करने जा रहा है और ऑब्जर्वेटरी अर्थ सिस्टम से, ये दोस्तों किससे रिलेटेड है। तो लिख रहा है क्षुद्र ग्रहों को नष्ट करने के लिए, यानी ऐसे क्षुद्र ग्रह जो टहलते टहलते पृथ्वी के पास आ जाते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर के वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे क्षुद्र ग्रहों को नष्ट करने के लिए ये अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी बनाया जा रहा है। दूसरा लिख रहा है कि स्पेस में सैटेलाइट कचरे को हटाने के लिए, देखिए स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट कचरे वहां पर हो गए हैं, ठीक है। इसलिए उन कचरों को हटाने के लिए जो है एक मिशन चल रहा है, या फिर भौगोलिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए लॉन्च किया गया, या फिर नष्ट हो रहे ओजोन परत का पता लगाने के लिए यह किया गया। अगर ओजोन परत की बात करेंगे दोस्तों, तो ओजोन परत ये समताप मंडल में पाया जाता है। कहां पर? समताप मंडल में पाया जाता है। डॉप्सन इसकी क्या होती, इकाई होती है। इसके अलावा क्या याद रखेंगे, कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है, तो याद रखें स्ट्रेटोस्फीयर। कहां पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ये सभी बातें याद रखेगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखें। फिलहाल यहां पर ओजोन वाला सही नहीं है, यहां सही है भौगोलिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए। इसका तात्पर्य क्या है, याद रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि जंगलों में आग लग जाती है, कोई भयानक तूफान आ जाता है, तो ऐसी चीजों से निपटने के लिए, निगरानी रखने के लिए दोस्तों उन चीजों पर यहां पर अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जा रही है, ताकि ऐसे चीजों पर क्या हो सके, निगरानी रखा जा सके। कुछ भी ऐसी आपदा हो, तूफान हो, चक्रवात हो, जंगल की आग हो, इस तरह की जो कुछ भी आपदा होगी दोस्तों, जलवायु परिवर्तन ही हो, उनको क्या करेगी, ये जो है उनका पता लगाएगी और उनके प्रभावों को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर दोस्तों ये काम करेगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में रियल टाइम जो होता है, ठीक है, रियल टाइम कृषि बोला जाता है उससे, ठीक है, उसका भी ये समर्थन करेगी, उस पर भी ये काम करेगी, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। ये भी एकदम देखिए नए नए टाइप की चीजें हो रही हैं देश में, तो इसको भी याद रखिए। कर नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या है, तो लिख रहा है इस वेधशाला में प्रत्येक उपग्रह को विशिष्ट रूप से डिजाइन किया जाएगा। उपग्रह मतलब ये चंद्रमा की बात नहीं कर रहा, उपग्रह मतलब होता है दोस्तों सैटेलाइट। क्या होता है? सैटेलाइट की बात कर रहा है। तो कह रहा है ये प्रत्येक सैटेलाइट को विशिष्ट रूप से डिजाइन किया जाएगा और यह अन्य उपग्रहों का क्या होगा, पूरक होगा। प्रत्येक उपग्रह पृथ्वी के आधार से लेकर वायुमंडल तक के समग्र तीन आयामी मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखें 3D। तीन आयामी मतलब क्या होता है? 3D, 3 डायमेंशनल, ठीक है। 3D, 4D, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, ये होता है। तो 3D दृश्य का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह वेधशाला बादलों और मौसम, एरोसोल, जल आपूर्ति और पृथ्वी की सतह, पारिस्थितिकी तंत्र आदि का अध्ययन करेगा। तो इसको भी याद रखेगा, बेहतरीन आइटम है। एक चीज और याद रखें दोस्तों, नासा के बारे में आप सभी जानते होंगे। नासा की स्थापना 1958 में हुआ था, जबकि अपने यहां इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। नासा का नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि इसका पुराना नाम देखेंगे तो ये अब नासा कहा जाता है, इनको पहले नाका कहा जाता था। तब क्यों नाका कहते थे? करा नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स जो है थी, और बाद में जो है इसका स्थान नासा ने ले लिया। तो इसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में वन हेल्थ पैनल का गठन किया गया, ठीक है। वन हेल्थ पैनल का गठन किया गया, और इस पैनल का गठन दोस्तों किस संस्था के द्वारा किया गया है, सिर्फ आपको इतना बताना है कि किस संस्था के द्वारा इसका गठन किया गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप इमेज देख के समझ गए होंगे कि WHO का मामला है। तो याद रखें दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये वन
हेल्थ पैनल का गठन किया। बात आती है वन हेल्थ पैनल में है क्या, ठीक है। तो याद रखिए वन हेल्थ पैनल में कहा गया कि देखिए अभी कोविड 19 की अगर बात कर लीजिए तो कोविड 19 में इशू क्या है, यही ना पता चला कि ये चीन के वुहान शहर से फैला था, और हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जानते हैं कि शायद ये चमगादड़ से मनुष्यों में फैला हुआ कोई रोग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस रोग में जितनी भी चीजें थी वो चमगादड़ों में होने वाले रोग से काफी जो है निकटता दर्शाती थी, इसलिए ऐसा महसूस किया गया, ठीक है। तो होता क्या दोस्तों, जब कभी कोई रोग जानवर से मनुष्यों में फैलता है तो ऐसे रोग बड़े खतरनाक होते हैं, और उनको जो है कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उनके बारे में पता लगाने के लिए ये वन हेल्थ पैनल का गठन किया जा रहा है कि आगे कभी हमें इस तरह की कोई समस्या न होने पाए। सिंपल बात समझिए, देखिए मैं इसके बारे में बहुत कुछ लिखा होगा नेट पे, ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको कैसे आसान शब्दों में एक लाइन में बता दूं कि यहां पर क्या प्लान चल रहा है। एक बार अगर आप प्लान जान जाएंगे तो खुद ही दिमाग में आपको सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए अभी मैंने जितना बताया कैसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। लिख रहा पशु रोग जोखिम पर सलाह देने के लिए वन हेल्थ पैनल का गठन किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है जो जानवरों से मनुष्यों में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए एक वैश्विक कार्य योजना तय करेगा, एक वैश्विक प्लान तैयार करेगा, पूरे वर्ल्ड वाइड एक प्लान बनाएगा, ठीक है। वैसे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वर्ल्ड वाइड ही चलता है। तो वन हेल्थ में और क्या है करे, इस पहल में 2020 में सबसे पहले यह पहल स्टार्ट हुआ था। इस पहल में शामिल हुए थे फ्रांस और जर्मनी देश। कौन कौन से? फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। ये दोनों देश G7 के मेंबर हैं, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, G20 में भी है, याद रखेगा, ठीक है। तो लिख रहा है कि फ्रांस जर्मनी द्वारा शुरू की गई, लेकिन 2021 में इसकी पहली बैठक हुई, ठीक है। अभी इसी बार पहली बैठक हुई, 2020 में पहल हुई थी खाली। यह पैनल WHO, विश्व पशु स्वास्थ्य, खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को जोखिम मूल्यांकन और निगरानी ढांचे विकसित करने के लिए सलाह देगा। ये जो पैनल बनेगा ये हेल्प करेगा और इन लोगों को क्या करेगा, सलाह देगा। और कोविड 19 जैसे जूनोटिक प्रकोप, ठीक है, जूनोटिक प्रकोप माने क्या होता है, वही जानवर से मनुष्यों में आए हुए रोग, ठीक है, को रोकने और तैयार करने के लिए बेहतर प्रथाओं की स्थापना में क्या करेगा, मदद करेगा। इसको भी याद रखेगा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस सेंटर की स्थापना किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस सेंटर की स्थापना किया, यह आपसे पूछ रहा है। दे रहा है कि क्राइम स्टाफ सेंटर, पुलिस एक्शन सेंटर, कन्या अपराध नियंत्रण सेंटर या वन स्टॉप सेंटर। तो याद रखें दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से एक सेंटर लाया गया, वन स्टॉप सेंटर। इसके पहले जो WHO वाला पढ़ा था आपने ना, वो क्या था, वन हेल्थ मिशन, ठीक है। वन हेल्थ मिशन उसका नाम था, वन हेल्थ, ठीक है, वो वन हेल्थ था। ये भी उसी के जैसा नाम है, लेकिन यह वन स्टॉप सेंटर है। और वन स्टॉप सेंटर में क्या है, एक लाइन में बताऊं दोस्तों, तो महिलाओं के ऊपर जितने भी प्रकार के जुर्म होते हैं, अपराध होते हैं, उनका उत्पीड़न होता है, उसके लिए यह पैनल बनाया गया, वन स्टॉप सेंटर। एक मास सेंटर, आइए अपनी समस्या बताइए और हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे। तो महिलाओं के लिए स्पेशली दोस्तों यह वन स्टॉप सेंटर बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इसके पहले हमारे देश में वन स्टॉप सेंटर नहीं था, बहुत सारे वन स्टॉप सेंटर हमारे देश में है। आइए देखिए, कर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार 9 देशों में अलग अलग जगहों पर 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने जा रहा है। केवल अपने देश में नहीं, देश के बाहर भी इसको स्थापित किया जाएगा। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को रोकने के लिए स्थापित किया जाएगा। करा वन स्टॉप सेंटर दोस्तों, इसी को शॉर्टकट में बोला गया है OSCS, ठीक है, वन स्टॉप सेंटर्स, ठीक है। करा यह किन देशों में स्थापित किया जाएगा, तो जैसे कुवैत हो गया, ये सब अरेबियन कंट्री है, कुवैत, ओमान, बहरीन, UAE, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ठीक है। इनमें से प्रत्येक में एक एक वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा। जबकि सऊदी अरबिया जो देश है दोस्तों, वहां पर 2 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा, इसको याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों पूरे भारत में ऑलरेडी इस तरीके के 300 वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं और अब जो है बाहर भी स्थापित करने का प्लान चल रहा है, ठीक है। इसका संचालन कौन करेगा दोस्तों, तो ये सभी वन स्टॉप सेंटर जो है ये भारत सरकार जो मंत्रालय है इसका, महिला एवं बाल का विकास मंत्रालय, ये उसी के द्वारा दोस्तों संचालित किया जाएगा। इसका कोई अलग से और
कुछ नहीं बना है, ठीक है, बल्कि इसमें मदद लिया जाएगा। जब विदेशों की बात आएगी तो विदेश जो व्यवस्था है उसकी भी मदद ली जाएगी। मौजूदा वन स्टॉप सेंटर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। करा वर्तमान में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2015 से देश में लगभग 701 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से 2015 में अब तक 3 लाख महिलाओं की सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसीलिए इसको आगे बढ़ाते हुए इसका और ज्यादा विस्तार किया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर योजना क्या है? कर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या का समाधान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से 2015 में एक फंड जारी किया गया था जिसका नाम था निर्भया फंड। इस निर्भया फंड के माध्यम से दोस्तों यह वित्त पोषित जो है केंद्र प्रायोजित जो है योजना थी। यह योजना महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की छत्र योजना के तहत स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखिए, आपके लिए जरूरी और इंपॉर्टेंट है। तो जब प्रश्नों को आप आराम आराम से पढ़ते चलेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगी और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो आज की कहानी ही समाप्त होती है दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखिए, स्टडी 91 दोस्तों आपको बहुत कुछ दे रहा है। शायद आपको थोड़ा कम पसंद आ रहा हो या फिर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आप ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें, जबकि मैं डेली उन्हें बताता हूं कि आपको पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है। कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। सबसे पहला ऑप्शन है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आइए, अपने डेट को सिलेक्ट करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए। इसमें क्या दिक्कत है? सब कुछ तो दिया आपके सामने, कहीं दिक्कत होती तो बताएं, या फिर मैं एक वीडियो बना के आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिल जाएगा, वीडियो क्लास मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ब्लॉग मिल जाएगा और साथ ही साथ वन लाइनर भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी हमारी टीम की तरफ से एक नया बैच अनाउंस किया गया है पीटी एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए स्टडी 91 बहुत सारे बैचेस दे रहा है, जिसमें पीटी बैच क्या है, ये सबसे लेटेस्ट बैच है। जो कोई भी इसे ज्वाइन करना चाहता है जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से सिस्टमैटिक वे में आपको चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। कभी भी आप कंपेयर कर सकते हैं स्टडी 91 के किसी कोर्स को किसी अन्य जगह से, बहुत आराम से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर किस चीज का करिएगा मेरे दोस्त? कंपेयर 2 चीजों का करिएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 चीजों पे काम करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं अपने कंटेंट पर, और दूसरा काम करते हैं कि चीजों को कितना आसान बनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको आसानी से मिल जाए। जैसे केवल वीडियो देखना काफी नहीं, वीडियो के साथ साथ पीडीएफ मिलना, पीडीएफ के साथ साथ टेस्ट भी मिलना आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए उन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्यूशन कराने की बात आती है, हम कभी नहीं पीछे हटेंगे। लेकिन जरूरी यह है कि जब आपके एग्जाम नजदीक आएंगे ये चीजें तब आपको कराई जाएंगी, ठीक है। इसलिए इसको रोक कर रखा जाता है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप पीटी का बैच ज्वाइन करिए। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करते हैं दोस्तों, उनके लिए भी बैच आ चुका है, स्पेशल बैच चल रही है। इसके अलावा यूपीएसआई के अकॉर्डिंग मैथ और मूल विधि की इंडिविजुअल क्लास भी चल रही है, ठीक है। जिन्हें अलग से केवल मैथ पढ़ना वो अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्हें अलग से केवल मूल विधि पढ़ना है वो मूल विधि ज्वाइन कर सकते हैं। मूल विधि मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप चाहें तो मूल विधि परचेज कर सकते हैं। 499 का कोर्स है दोस्तों, जिसमें कुल 25 अधिनियम आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा आईपीसी, पूरा सीआरपीसी, ये सब कुछ आपको उसमें पढ़ाया जाएगा विथ टेस्ट एंड पीडीएफ, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा। अगर आपको मूल विधि की क्लास अच्छी लग रही तो निवेदन हाथ जोड़कर है दोस्तों कि एक बार कमेंट करके लोगों को बताइए कि सच में मूल विधि अच्छी पढ़ाई जा रही है या मैं खाली बोल रहा हूं। प्लीज आप कमेंट करिए, जो अच्छा बुरा कहेंगे मुझे सब मंजूर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आरओ यारो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आपका, ठीक है। आरओ यारो, इसकी तैयारी जो लोग भी कर रहे हो वो लोग आकर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत मजा आने वाला, ठीक है। पेट के बैच में और आरओ यारो के बैच में, यूपीएसआई के बैच में, इन सभी बैचेस में अभी तक हिंदी की क्लास अखिलेश सर ले रहे थे, लेकिन अब हिंदी की क्लास उसमें मेरी भी जाएगी, यानी हिंदी की 2-2 क्लास आपको दी जाएगी। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, दम लगा के पढ़ो, ठीक है। कहीं कोई बात तो मुझे बताओ, लेकिन कुल मिला जुला के मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा ना, मुझे सिलेक्शन चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ मुझे ये बताओ खाली, ठीक है। मुझे इतना चाहिए। अभी आपको जो हमसे चाहिए सब मांग लो। सर हमको पीडीएफ दे दो, सर हमको 500 नहीं हमको 800 वीडियो दे दो। सर अगर आप 800 वीडियो दे दोगे तो हम क्या करेंगे, हम पास हो जाएंगे। आप अगर पास होने की हिम्मत रखते हो कि 800 वीडियो में आप पास होगे, तो नितिन गुप्ता ऐसा आदमी आपको 900 वीडियो प्रोवाइड करेगा। 900, यहां कॉस्टिंग वोस्टिंग की बात नहीं होती है, कुल मिला जुला के हमें सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए आप बताओ। हम
हमसे जो बन पड़ता हम अपना अधिकतम देते हैं। इसके अलावा आपको जो चाहिए आप तुरंत कमेंट करो, खुल करके बोलो, फोन करो, कॉल करो, नंबर आपके पास होगा अवेलेबल, ठीक है? तो आप कॉल करो, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों और भी बैच चल रहा है, एसएससी का बैच चल रहा है, एसएससी जीडी का बैच चल रहा है, जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों टीचिंग एग्जाम में 2 कोर्स चल रहा है, एक आपका यूपी टेट का कोर्स चल रहा है और दूसरा आपका चल रहा है सुपर टेट का कोर्स, ठीक है? सुपर टेट का कोर्स, ठीक है? ये 2 कोर्स चल रहा है, ये हमारे सबसे स्पेशल कोर्स हैं, तो इसको भी आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इतने कोर्सेज हैं जो अभी स्टडी 91 आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, लेकिन थोड़ी सी बातें और कर ली जाए। देखिए, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। व्यक्ति को कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या तो अनुभव, सही है ना? यानी कोशिश हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे जो हो जाए, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। समस्या तो इस बात की है कि लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। मेरे भाई कोशिश करिए, कोशिश करना मत छोड़िए। और अगर आपकी कोशिश सही दिशा में होगी, सही व्यक्ति के साथ होगी, सही ईमानदार तरीके से होगी, तो याद रखिए आपको अनुभव नहीं, आपको अनुभव के साथ साथ लक्ष्य ही मिलेगा। लक्ष्य के अलावा दोस्तों कुछ और मिलने वाला नहीं है, ठीक है? 100% है कि लक्ष्य ही मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी कोशिश मजबूत है तो अनुभव किस बात का भाई? अनुभव तो ऐसे ही मिल जाएगा, पढ़ते पढ़ाते मिल जाएगा, ठीक है? हमें तो लक्ष्य चाहिए, ठीक है? जो हमने सोचा है हमें वही चाहिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।